This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी दिनांक 7 जानेवारी 2021 माधव निदान टीका शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानविदृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। कट्वं लोष्णि विदाहि तीक्ष्णलवण क्रोधोपवासा तप स्त्री संपर्क तिला तसीदधिसुरा शुक्तार नानादिभिः भुक्ते जीरेति भोजने च शरदि ग्रीष्मे सति प्राणिना। भुक्ते जीरेति भोजने एवं शरदि ग्रीष्मे सति ग्रीष्म ऋतोः तत्र निर्देशः ऋतुचर्याध्याये न भवति। शरदि पित्तप्रकोपो भवति इति उक्तमेव, किन्तु सूर्यसन्तापात् ग्रीष्मे अपि पित्तप्रकोपः भवितुम् अर्हति इति। तथा अर्धरात्रिसमये पित्तं प्रकोपमुच्यते। एवं मध्यन्दिने मध्यरात्रौ पित्तस्य प्रकोपः भवेत्। गुरुमधुररसाति स्निग्धदुग्धेक्षुभक्ष द्रवदधिदिननिद्रापूपसर्पिष्प्रपूरैः तुहिनपतनकाले श्लेष्मणः सम्प्रकोपः भवति दिवसादौ मात्रे वसन्ते। तो गुरु मधुर रस अति स्निग्ध दुग्ध इक्षुभक्ष द्रव दधि दिननिद्रा अपूप सर्पिष प्रपूरैः। तो अपूप भी सभी बताए गए। अपूप के कई अर्थ बताए जाते हैं और रोटी से लेकर डोसा वगैरह सब अपूप या वड़ा, ये भी अपूप कहा जाता है इस प्रकार से। अब सर्पिश प्रपूर, हाँ, घृत से भरे हुए इस प्रकार से अगर तो हिम पतन काल, हाँ, जब हिमवर्षा होता है उस समय श्लेष्मणः संप्रकोपः प्रभवति दिवसादौ भुक्तमात्रे वसन्ति। तो दिन के आरंभ में भोजन के तुरंत बाद और वसंत ऋतु यहाँ कफ का प्रकोप होता रहता है। तो अगर इन कालों में रोग लक्षण बढ़ते हैं, रोग बढ़ता है, तो समझ लेना है कि एक प्रधान इस प्रकार का है। और फिर कफ की सबसे अहम चिकित्सा लंघन यही है। तो कफ के लिए पहली चिकित्सा जो करनी है वो लंघन इसी प्रकार से करनी है, और वो जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार करनी है। ज्यादातर पहले ब्रेकफास्ट स्किप करना है और फिर जरूरत पड़े तो डिनर भी स्किप करके उसके जगह मूंग का सूप या कुलथ सूप वगैरह वगैरह इस प्रकार का यूज इस प्रकार का लेना
बेहतर ऑप्शन। तो ये जो कारण बताए गए हैं, आहार आचार वगैरह इस प्रकार से तीसरा आचार्य ने, ये कॉमनली देखे जाने वाले इस प्रकार के है। अभी की सिचुएशन में और भी इसमें हेतु हमें ऐड करने पड़ेंगे। जैसे कि उस जमाने में रेफ्रिजरेटर का वापर नहीं था, ज्यादा से ज्यादा मटका, मिट्टी का मटका इसका प्रयोग होता था, और उससे जितना ठंडा होता है पानी, उतना ही पानी ठंडा रहता था। अभी रेफ्रिजरेटर के जरिए सभी चीजें उसमें रख के दिनों बाद महीनों बाद खाई जाती है, ये एक अहम चीज है। और कुछ लोग बहुत ही ठंडा पानी फ्रिज से डायरेक्टली बोतल निकाल के पीते हैं, या मशीन का ठंडा पानी इस प्रकार का भी रहता है। तो ये एक अलग चीज अभी की स्थिति में है। वैसे ही माइक्रोवेव ओवन, ये भी एक अजीब चीज है। और सभी वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अच्छा नहीं है सेहत के लिए इस प्रकार से। लेकिन उसका उसका भी काफी प्रचलन विदेशों में तो ज्यादा है, भारत में भी चौधरी समाज के घर में ये ज्यादा है इस प्रकार से। और हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सभी के क्या परिणाम होते होंगे, इससे किस प्रकार का दोष प्रकोप होता होगा, धातुओं पर किस प्रकार का असर होता होगा, ये बड़ा चिंता का विषय इस प्रकार का है। और उसके बारे में ज्यादा बहस हुई नहीं है, ये सब हाल ही के जमाने में उत्पन्न होने वाले हैं। वैसे मोबाइल का रेडिएशन, टीवी वगैरह का रेडिएशन, ये सब जो चीजें हैं, वो भी एक अहम मायना रखती है। वाईफाई से उत्पन्न होने वाला रेडिएशन, ये भी एक अलग अलग है, और इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जितने हम निसर्ग से दूर गए हैं, उतना हमें उसके सभी के बारे में सोचना है, और फिर से निसर्ग को कैसे अपनाए इसके बारे में भी सोचना है। तभी हम इस नौबतों से बाहर आ सकेंगे। तो अभी फिलहाल जो नए कारण इस प्रकार से उभर आ रहे हैं, स्पीड काफी बढ़ गया है। चाहे वो मंथन के लिए ब्लेंडर का प्रयोग करे या मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग करे, वाहन ज्यादा से ज्यादा रथ, अश्व का वाहन होता था। अभी तो टू व्हीलर, फोर व्हीलर, विमान, ये सब वाहन है, और इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा है। इसका क्या परिणाम होता होगा ये किसी ने सोचा नहीं है, लेकिन ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की हो सकती है। तो और एलोपैथी के दवाइयाँ, एलोपैथी की इन्वेस्टिगेशंस, ये भी जब एक रोग की बढ़ोतरी का कारण बनती है, ये भी जब एक दोषों को बढ़ावा देने वाली इस प्रकार की चीज होती है, तो उसके बारे में भी सोचना है। तो फिलहाल कारण काफी बदल गए हैं, नए नए कारण आ रहे हैं, और समुत्थान विशेष से कार्य विशेष, कारण अगर बदला जाए तो कार्य भी बदल जाएगा। उस दृष्टि से दोष धातु बल की तरफ देखना है, ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और फिर हाँ, नए तरीके से फिर से स्वस्थ वृत्त और दोष इनके बारे में लिखना पड़ेगा। जो पुराने हेतु है, जो अभी भी प्रचलन में है, वो एक चीज है ही। लेकिन अभी ये इनोकुलेशंस वगैरह आ गए, वैक्सीनेशन आ गए, उस पर उत्पन्न होने वाले ऑटोइम्यून डिसीजेस आ गए, तो इनके बारे में भी कैसे सोचे। हाँ, ये पूरी जो थ्योरी है एंटीबायोटिक्स की, वो ही मूल में क्वेश्चनेबल इस प्रकार की है।
अगर उनका इस्तेमाल करना ही है तो बहुत ही कम मात्रा में उसका प्रयोग करना चाहिए वास्तव में। और जब बहुत ही जरूरत हो तभी एंटीबायोटिक्स के बारे में सोचे, या स्टेरॉइड के बारे में सोचे, या हार्मोन्स के बारे में सोचे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये हो नहीं रहा। ये आसान तरीका है सिम्टोमेटिक रिलीफ देने का, तो लोग उसी में चले जाते हैं। अध्वशोष और प्लीहा वृद्धि से कारण सांगितले दाता सही है। तो मुझे लगता है कि ये, हाँ, धातु परिणमन प्रक्रिया का ही एक अंश है, और वो प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं हो रही, इसलिए प्लीहा वृद्धि हो रही है। जैसे कि मैंने कल बात की थी, हाँ, रक्तव स्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा है, प्लीहा विनियोग का स्थान है। तो सिर्फ रक्त के संबंध में नहीं, आगे वाले धातु के अंश भी रक्त में आकर इस प्रकार से घुस जाते हैं। हाँ, एक उल्टे तरीके से ये भी सोच सकते हैं, रक्तपित्त की संप्राप्ति में तस्योष्मणा द्रवो धातु प्रसिच्यते स्विद्यतस्तेन समृद्धिं दूधेस्तद अधिगच्छति। एक सूत्र बताया गया है। इन रक्त और पित्त, इनकी उष्णता से हर धातु का द्रव धातु स्रवता है, रक्त में आ जाता है शिराओं के द्वारा। तो एक बात ऐसी होती है कि रक्त के द्वारा सभी धातुओं तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार से धातुओं का अंश रक्त में आना ये पॉसिबल इस प्रकार का नहीं है, और उसकी वृद्धि हो जाना ये पॉसिबल नहीं होगा। धातुनां क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, ये जो सूत्र सुश्रुताचार्य ने बताया है, उसके आधार पर ये भी कह सकते हैं कि धातुओं की परिवृद्धि रक्त पर निर्भर है। तो हाँ, रक्त सभी जगह पहुंचता होगा। ये जो अभी एलोपैथी की कंसेप्ट है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, वो पूरे टिश्यूज में चला जाता है कैपिलरी नेटवर्क के लिए, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वापस आता है, और वो हृदय में पहले पहुंचकर फिर फुफ्फुस में जाकर बाहर निकाला जाता है। तो रक्त के जरिए पोषण सभी धातुओं का हो रहा है, और प्राणः शोणित ही अनुवर्तते, प्राण रक्त का अनुगमन करता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए ये परिणमन की प्रक्रिया रक्त के ऊपर भी निर्भर है। प्रसाद रक्तम ततो मांसम, ये भी प्रक्रिया है। खले कपोत न्याय से भी कुछ प्रक्रिया है, और केदार कुल्या न्याय से भी कुछ प्रक्रिया है। तो कहाँ प्रक्रिया अटक गई है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा, और इस अध्वशोष के बारे में इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। तो सुश्रुताचार्य ने शोष को थोड़ा अलग किया है, वाग्भट ने राजयक्ष्मा क्षय शोष ये सब एक ही अध्याय में, राजयक्ष्मा अध्याय में भी बता दिए, वो सब पर्याय बता दिए इस प्रकार से। तो धातुओं का शोष होना ये एक इसमें अहम चीज इस प्रकार की रहेगी, और उसके बारे में अलग से सोचना पड़ेगा। तो इन सभी में एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी कि कुकरमध्ये शिजवलेलं अन्न देखील कफ प्रकोप करणारे होऊ शकेल का। गुरु होता है ऐसा लोगों का कहना है। जब ऊपर ढक्कन रखते हैं और अंडर प्रेशर ये पकाते हैं, ऐसा है। तो अंडर प्रेशर पकाना और प्रेशर के बिना पकाना, जो पुराने जमाने में हंडे में चावल रखते थे इस प्रकार से, तो वो बेहतर तरीका है ऐसा कहना है। और अंडर प्रेशर पकाएंगे तो गुरुता उसमें बढ़ जाती है, तो उसके जरिए कफ निर्माण होगा, ऐसा कह सकते हैं थोड़ा सा।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभी जो कारण इस प्रकार से बदल गए हैं और नए नए कारण समाविष्ट हुए हैं, उन सभी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उससे किस प्रकार का दोष प्रकोप हो रहा है और फिर वो टालने के लिए क्या करें, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभ्यंतर यथा दोषादुष्यश्च, अभ्यंतर जो है वो दोष दूष्य, ये इस प्रकार के कारण है। तत्र दोषोपि प्रकोपितः प्राकृतादि भेदात् अनेकथा, दोष का जो भी प्रकोप हो रहा है वो भी प्राकृत वगैरह भेद से अनेकधा, अनेक प्रकार का है। प्राकृत यथा वसंत श्लेष्मा शेरदि पित्तम प्रावृषि वायु। तो वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप हो जाना ये प्राकृतिक इस प्रकार का है। शरद में पित्त और प्रावृत काल में वायु का प्रकोप। वैकुंठस्तु यथा वसंत पित्तम वायु, वसंत ऋतु में अगर पित्त और वायु का प्रक्रिया, वायु का प्रकोप होता है। वर्षासु कफ पित्तम वा, वर्षा ऋतु में कफ और पित्त का होता है। शरद कफो वायु, और शरद में कफ और वायु, कफ या वायु उनका प्रकोप होता है। अभी प्राकृत सुख साध्यस्तु वसंत शरद अस्य प्रयोजन सुख साध्यत्व, इसका प्रयोजन क्या है? तो सुख साध्यत्व। प्राकृत सुख साध्यस्तु वसंत शरद उद्भव, वसंत और शरद उद्भव जो प्राकृत ज्वर है वो सुख साध्य है इत्यादि। अनुबंध्य अनुबंध वेदाच्च द्विधा, अनुबंध्य और अनुबंध इस प्रकार से दो प्रकार का है। तो प्राकृतिक प्रकोप ये ऋतु के अनुसार ही होने वाला इस प्रकार का ध्यान में रखेंगे। उसके लिए कोई अन्य उदाहरण इस प्रकार के नहीं रहेंगे। और अनुबंध्य यानी कि प्रधान और अनुबंध यानी कि अप्रधान गौण। स्वतंत्रो व्यक्तलिंगो यथोक्त समुत्थानोपशयो भवति शुभमो भवति अनुबंध्यः तद्विपरीत लक्षणस्तु अनुबंधः। जो स्वतंत्र है, व्यक्त जिसके लक्षण है यथोक्त समुत्थानोपशम, उनके जो कारण है उनसे निर्माण होने वाला, उसके विपरीत करने पर उपशम होने वाला, ये अनुबंध्य है। ये मेन मुख्य दोष इस प्रकार का है। तो कोलटकर सर के यहाँ केस थी उदर दाह उदर शूल, ये दोनों लक्षण थे। तो सर ने शुरू में प्रवाल पंचामृत नाम की दवा प्रयोग करी तो उससे रिलीफ मिला, लेकिन ज्यादा रिलीफ नहीं मिला। फिर सर ने अनुबंध्य अनुबंध इस प्रकार से सोचकर ये वायु प्रधान है और पित्त अनुबंधी है ऐसा निर्णय किया और लवण भास्कर दे दिया। अब लवण भास्कर पित्त को बढ़ावा देने वाला है लेकिन वात का शमन करने वाला है। तो सर ने सोचा था कि लवण भास्कर देने से शूल कम हो जाएगा, आगे पित्त के लिए कुछ करना है तो करेंगे। लेकिन आश्चर्य हुआ कि लवण भास्कर से दाह भी चला गया। केवल वात का शमन हुआ ऐसा नहीं, वात और पित्त दोनों का शमन हो गया। लवण भास्कर पित्त का शमन नहीं करने वाला बल्कि उसको बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। तो इससे जाहिर होता है कि उसमें अनुबंध्य वात दोष था और अनुबंध पित्त दोष इस प्रकार का था। तेषां प्रधान प्रशमे प्रशम, तो उसका प्रधान प्रशम से उसका प्रशम इस प्रकार का हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अभी पादयोः पूर्ते दाहं पित्तासुर सहितो नीला, इसमें कर्ता वायु है। अनिला पित्तासुर सहिता पादयोः दाहं कुरु, तो दाह करने वाला कौन है? तो वायु है और पित्त रक्त के साथ होना है उसका। तो प्रधान चिकित्सा वायु दोष की होती है। और इन न्यूराइटिस के जो अभी मरीज दिखते हैं इनमें ये काफी काही रुग्ण गॅस पास झाला की जळजळ थांबते असा अनुभव सांगतात। यही है, उसी में भी, उसमें भी यही विचार रहता है कि शी-
अनुबंध आणि अनुबंध नेमकं काय? अनुबंध्य हे ज्याला अनुबंध येऊ शकतो असा, आणि अनुबंध म्हणजे जो मागोमाग जाणार. अनुबंध प्रधान, अनुबंध गौण. अस्य प्रयोजनं संसर्गजे व्याधो अनुबंध्यो विशेषण चिकित्स्यो अनुबंधा विरोधे. जब संसर्ग होता है तो एक प्रधान और एक गौण अगर है तो प्रधान की चिकित्सा करनी है, और वो जो गौण है उसके अविरोधी इस प्रकार, उसको बढ़ावा देने वाली नहीं है. तो वात पित्त है और वात प्रधान है, तो वात की चिकित्सा इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो पित्त को बढ़ावा कम से कम न दे. पित्त का शमन न करे तो भी ठीक है, चलेगा, लेकिन पित्त को बढ़ावा कम से कम न दे. और अगर वो गौण है तो वात के शमन के साथ वो भी शमन इस प्रकार का हो जाएगा. तत्र उपद्रव से प्रायः प्रधान प्रशमात् प्रशमः. उपद्रव जो है वो प्रायः प्रधान प्रशम से उसका प्रशम हो जाता है. अभी ये दोष की बात कर रहे हैं, दोष और दूष्य, और उसमें उपद्रव ये रोग के संदर्भ में है. वास्तव में वाग्भट का उदाहरण दे देते तो भी चलता. स्वपरतंत्रत्वात् व्याधियोऽन्त्य पुनर्विधा पूर्वजा पूर्वरूपाख्या जाता पश्चात् उपद्रवाः. तेषां प्रधान प्रशमे प्रशमो साम्यतस्तथा पश्चात् चिकित्से पूर्णं वा उपद्रव बलवन्तम उपद्रवम. और उसके बाद में दोषों के बारे में जिक्र है. बलवन्तम उपद्रवम विद्या देवम बलानपि. और इसी प्रकार से दोषों के बारे में भी सोचना है. इस प्रकार के वहां पे संबंध लिखा गया है. पण हे फक्त शमनौषधांच्या बाबतीतच का ह्याच्या बाबतीत आहे? शोधन शोधन म्हणजे वातानुबंध आहे ते पस्तीही बरं वाटलं असतं कदाचित. उपद्रव अनुबंध. तो उपद्रव का प्रशम मूल रोग की चिकित्सा से होता है. कई जगह ऐसा दिखता है कि तमक श्वास के रुग्ण आते रहते हैं और काफी बरसों के बाद आते हैं. 10 बरस 15 बरस तमक श्वास है, ब्रोंकोडायलिटिस ले रहे हैं, स्प्रे ले रहे हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से. और उनसे जब पूछा जाता है कि शुरू में क्या हुआ था, तो शुरू में प्रतिष्ठा था, फिर कास हुआ, फिर श्वास हुआ. ये लोग बताते हैं कि ये ऐसी सिलसिले से चला. अब जब इसमें प्रतिष्ठा की चिकित्सा करते हैं तो प्रतिष्ठा की चिकित्सा के साथ कास और श्वास दोनों चले जाते हैं. प्रधान प्रशम प्रशमा ये दिखाई देता. वैसे देखा जाए तो तमक श्वास 1 बरस के बाद असाध्य बताया, लेकिन ये पूरे तरीके से साध्य हो जाते हैं. आगे कुछ तकलीफ नहीं रहती. अगर परहेज करते रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता. तो इसका मतलब था कि ये मूल रूप से प्रतीक्षा ही है. तमक श्वास केवल उपद्रव स्वरूप में है, और तेषां प्रधान प्रश्न में प्रतीक्षाएं साध्य है. तो प्रतीक्षाएं साध्य हो जाता है तो उसका उपद्रव स्वरूप जो तमक श्वास है वो भी साध्य इस प्रकार का हो जाता है इतने वर्षों के बाद. और आवृतवात ये भी ऐसी स्थिति है. आवृता वायु ज्ञाता ज्ञाता व वत्सम स्थिता प्रयत्नेन अपि दुस्साध्या भवेयुर्वा अनुपक्तवा. वात व्याधि के पेशेंट जिनका निदान आवृतवात इस प्रकार का हो सकता है वो कई बरसों के बाद आते हैं. तो प्रयत्नेन अपि दुस्साध्या ये चीज रह सकती है, और भवेयुर्वा अनुपक्रमा या अनुपक्रम इस प्रकार से हो जाते हैं. और इन प्रकारों में क्या करें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए. खासकर मोटर न्यूरॉन डिसीज एमएनडी जो है उसके मरीज बहुत सालों के बाद हमारे पास आते हैं. एलोपैथी में तो कुछ होता नहीं है. तो एक बार मोटर न्यूरॉन डिसीज डायग्नोसिस होने के बाद तुरंत अगर हमारे पास आएंगे तो शायद यहाँ पे आवृतवात ये डायग्नोसिस रहता है, और 1 बरस के अंदर वो साध्य होने के कुछ चांसेस नहीं.
तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है. अनुबंध आणि आवृतवाद यात फरक कसा करावा, ये अलग चीजें हैं. आवृतवाद में भी दो प्रकार के आवरण है. एक मूर्त आवरण है जो बाकी दोष, अन्य धातु, मल वगैरह से आवरण होता है. वो थोड़ा आसान होता है समझने में और ट्रीट करने में. वायु का वायु पर जो आवरण हो जाता है वो काफी डिफिकल्ट इस प्रकार का है समझना और फिर उसकी चिकित्सा करना. इसके बारे में मैंने काफी बार बहस की है. एक बार फिर से यहाँ पे बताता हूँ. मामा गोखले की जो परंपरा चली आ रही है पुणे में खास करके, उनके हिसाब से 5 वायु के जो भेद है उनमें अंतर है. हर वायु अलग अलग इस प्रकार का है. शरीरांत संचारी वायु प्राण सच उपाधि भेदा प्राणापान आदि संज्ञान करते तर्क संग्रह बताता. तो वायु एक ही है, उपाधि भेद से उसके प्राणापान वगैरह इस प्रकार के होते हैं. और कृकल, देवदत्त, धनंजय ये योग में आरूढ़ 5 वायु बैठा बताए. लेकिन अगर एक ही वायु है तो उसका एक दूसरे पर आवरण होना संभव नहीं. दोनों एक ही है. प्राण या उदान या व्यान, वायु तत्व सभी में समान ही है इस प्रकार का. तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे. लेकिन हर एक की एंटिटी अलग रहती है, एक दूसरे पर आवरण करता है ऐसा बताया गया है. तो इसका मतलब है ये भिन्न है. तो अभी ये भिन्न है तो भिन्नता किस प्रकार की है. दोनों वायु ही है. तो दोनों वायु है तो दोनों में भिन्नता किस प्रकार की है. तो मामा गोखले का एक स्पष्टीकरण है इसके बारे में कि ये महाभूतों के आधार पर है. वैसे वायु तत्व ही सभी में ज्यादा है, लेकिन उदान वायु, हाँ, जो उसके कार्य बताए गए हैं, पुरस्थान उदान से नासा नाभिकलाप प्रवृत्ति प्रयत्न बड़वर्ण स्मृति क्रिया. तो ये ठंडे देशों में ये सभी कार्य अच्छी तरीके से दिखते हैं, ऐसा एक मामा गोखले का मंतव्य था इसके बारे में. और ये शीत गुण जल महाभूत से शीत स्पर्शवत्य आपहा संबद्ध इस प्रकार का है. तो उनके कहने में उदान वायु ये जल महाभूत से उसमें आधिक्य है. वायु का पहले और उसके बाद में जल महाभूत का आधिक्य है. वैसे अपान वायु पार्थिव इस प्रकार का बताया गया है. व्यान वायु वायु प्रधान इस प्रकार का बताया गया है. समान वायु अग्नि महाभूत से जुड़ा हुआ इस प्रकार का बताया गया है. और प्राण जो है वो आकाश महाभूत से जुड़ा इस प्रकार का बताया गया है. अब इसके बारे में लिखावट नहीं है कि एक बार यगो जोशी का एक लेख पब्लिश हुआ था और शायद आयुर्विद्या में हुआ है, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बहस की है. और मैं और योगो जोशी एक साथ में थे एक प्लेन में. तो मैंने उनसे बात छेड़ी इस वे के बारे में और उन्होंने खुलकर बताया उस समय में. तो ये एक चीज रहती है. हाँ, दूसरा एक विचार कर सकते हैं कि प्राण जो है रोक्ष व्यायाम लंघन ही कुपित चक्षुरादि न भूघातम प्रवर्तित. वाग्भट निदान स्थान में हर वायु के अलग अलग कारण बताए. तो रोक्ष व्यायाम लंघन ही, तो रूक्ष और लघु ये दो गुण प्राण वायु से संबद्ध इस प्रकार के हैं. तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गुणों के रहेंगे उसके आधार पर ये वायु अलग अलग इस प्रकार के हो जाएंगे. और जब प्राण को ट्रीट करना है तो स्निग्ध और गुरु इनका प्रयोग करना है, ऐसा थोड़ा सा उसमें से निकलेगा. तो एक अहम चीज है कि अलग अलग है. अब जब इसको लेकर हम अलग अलग
मानते हैं पांच वायुओं को, वैसे ही पांच पित्त, पांच कफ, इनको भी अलग अलग इस प्रकार का मानना चाहिए। वो भी शायद हाँ पंचमहाभूतों के आधार पर करे या फिर गुणों के आधार पर करे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। बहुतेक घेरंड संहितेत प्राणादि पाच वायूचे महाभूत आलेले स्मरते। तो ठीक है, घेरंड संहिता, वैसे भी मुझे भी घेरंड संहिता एक बार पढ़नी है। ठीक है, लेकिन देखेंगे घेरंड संहिता में अगर इस प्रकार के हैं तो पांच भेद किस प्रकार के हो सकते हैं। वैसे पंचात्मा वायु कोष्ठे प्रादुर्भवती, ये अष्टांग संग्रह का वचन है, और पंचात्मा का अर्थ क्या करेंगे इसके बारे में बहस हो सकती है। तो पांच जिसके आत्मा है इस प्रकार का एक वायु निर्माण होता है, या पांच आत्मा वाले पांच वायु निर्माण होते हैं इस प्रकार से। वह एक वचन का प्रयोग है, पंचात्मा वायु कोष्ठे प्रादुर्भवती इस प्रकार का, लेकिन पांच आत्मा है उसके, या पांच प्रकार का इस प्रकार का है। तो ये अलग अलग वायु वहीं पे निर्माण होते हैं पक्वाशय में, कटु अवस्था पाक में, और फिर अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। और इसलिए बस्ती एक प्रधान चिकित्सा है जो पांचों वायुओं को अपने रक्षा में ले जा सकते हैं, या पांचों वायुओं का शमन इस प्रकार से, शोधन शमन इस प्रकार का करते हैं। लेकिन ये अलग अलग है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। और वास्तव में इन सभी विचारों के बारे में कोई बहस ज्यादा की ही नहीं गई है। जितना भी हम समझते हैं उससे हम संतुष्ट रहते हैं और गहराई में जाते नहीं है, इसका ये नतीजा इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वायु अलग अलग इस प्रकार के हैं। अभी जो बात चल रही है वो प्रधान और अप्रधान, प्रधान और गौण इस प्रकार की बात चल रही है। तो इसके बारे में प्रधान गौण भाव क्या है, खास करके संसर्ग और संधिपात में इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, इनके बारे में समझना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। प्रकृति विकृति तो यथा वात प्रकृतिर वात रोगः कष्ट साध्यो भवति, कफ पित्त प्रकृतिस्तु सुख साध्य। तो प्रकृति कौन सी है और विकृति किस दोष की है, इसके आधार में भी सुख साध्यत्व, कष्ट साध्यत्व वगैरह वगैरह। चरकाचार्य ने भी वातल के बारे में बताते हुए तेषां प्रायः वातप्रधानाः विकारा प्रायेण बलवन्तश्च भवन्ति। वातल आदमी अगर है तो उसमें वात प्रकोप होने की और वो बलवान होने की संभावना ज्यादा होती है, तो वात विकार इसमें होने की संभावना भी रहती है। पाच वायूचा जो आत्मा मूळ उपादान असा वायू कोष्ठात उत्पन्न होतो, व हा वायू पुढे पाच प्रकारात विभक्त होतो असा अर्थ घेता येईल का? थोड़ा मुश्किल है बताना। पंचात्मा ये वायु का विशेषण है, पांच जिसके आत्मा है, पांच प्रकार जिसके है, इस प्रकार का वायु उत्पन्न होता है, ऐसा सीधा अर्थ होगा। पित्त आणि कफाचं पण आलं पंचात्मा, पित्त वगैरे ते दिलेलंच नाहीये। तत्रस्थमेव पित्तानाम शेषाणाम अपि अनुग्रहं करोति बलदानेन पाचकं दानतत्स्वतम्। ये बताया गया है कि जो पाचक पित्त है वो बाकी पित्त का बल, पित्तों को बलिदान देता रहता है। प्रतिष्ठाय चूर्णाना मलावष्टांग कमी झाल्यास फरक पडतो, लेकिन चक्रतपिंडिको द्वेष्ट प्रतिष्ठाय शुरो रुजा
ये जो पिंडिकोद्वेष्टन अरे प्रतिष्ठा, ये जो लक्षण है ये पुरुष वेगावरोध से उत्पन्न होने वाला है। अब ये वेगावरोध आदमी ने किया है या मलावष्टम्भ होने के कारण वेगावरोध हो गया है। ये पैसिव इस प्रकार का वेगावरोध ये सोचना पड़ेगा। जैसे कि एसी रूम में बैठे हैं और पसीना आ नहीं रहा, तो एक तरीके से पैसिव वेगावरोध इस प्रकार का है। मलावष्टम्भ हो गया तो वेगावरोध मल का हो गया इस प्रकार। उसको वास्तव में इस प्रकार से वेगावरोध नहीं मानते हैं, लेकिन अगर वो बाहर नहीं निकला तो फिर दिक्कत पैदा करता है और वायु मूत्र सभी का अवरोध निर्माण करता है। तो इसलिए वेगावरोध में इस प्रकार का भी विचार करना आवश्यक है। और प्रतीक्षा अगर मलावरोध से संबद्ध है तो मलावष्टम्भ दूर होने से प्रतीक्षा दूर होता है, ये सही बात। सिर्फ उसी से होगा ऐसा नहीं, लेकिन ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की है। तो बेहतर ऐसा समझना है कि 5 प्रकार का वायु, 5 प्रकार का पित्त, 5 प्रकार का कफ, ये 3 अवस्थापाक में मधुर अवस्थापाक, अम्ल अवस्थापाक, अपट अवस्थापाक इसमें निर्माण होते हैं, ये समझना बेहतर इस प्रकार का है। फिर अगर उसमें परिवर्तन आ रहा है तो किस प्रकार से उसके बारे में सोचना, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वाता एकच असून स्थानिक गुणामुळे महाभूत प्राधान्य बदलत असावे। जसे समुद्र अनुपजवळ जलमहाभूत अधिक, तर वाळवंटी जांगर भागात अग्निमहाभूत अधिक। ये उपाधि भेदात ये जो बताया गया है वो किसी उपाधि के वजह से उसमें परिवर्तन आता है, अलग हो जाता है, ऐसा कहना है। तो ये कह सकते हैं कि जिस देश में वो है उस देश के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन इस प्रकार का आएगा और फिर उसके मुताबिक उसके गुणकर्म अलग इस प्रकार के होंगे। अभी वायु के जनरल गुणकर्मों के बारे में सोचना है और हर वायु के जो 5 प्रकार है उसके आधार पर उसके गुणकर्मों के बारे में अलग से सोचना है, वही वायु के मूल गुणधर्म कर्मों के आधार पर इस प्रकार से। और उसी प्रकार पित्त के बारे में सोचना पड़ेगा, उसी प्रकार कफ के बारे में सोचना पड़ेगा। वास्तव में ऐसा है कि जितने सूक्ष्मता से हमें दोष धातु मदद सीखने चाहिए, ये हमने कभी सीखने का प्रयास ही नहीं किया। हमारे विचार मन में विचार भी नहीं आता कि इस प्रकार के सीखना है। हम जब त्रिस्कंद कोश का कार्य कर रहे थे मूलाधार चक्र में मूषक प्राण है और ऊपर गणपत्य प्राण अधिष्ठित है, ऐसा दादा बताते थे। दादा हरडीकर की बात है। ये मूषक और गणपति, गणपति का वाहन मूषक, तो मूलाधार में मूषक प्राण और गणपत्य प्राण, रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा। अगर वो कुछ इस प्रकार से बताते रहे तो रेफरेंस इसके बारे में थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, कहीं इसके बारे में कुछ रेफरेंस है क्या इस प्रकार से, और फिर उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना, ये एक अहम चीज है इन सभी विचारों को। मैं राजेंद्र देशपांडे की बात कर रहा था, उनका थीसिस था पीएचडी का, तो कफ से उत्पन्न होने वाले रोग और उसका कफों के गुणों से संबंध, ऐसा उनका थीसिस का विषय था। तो उस समय हम हाँ
कोश के जरिए लोगों को रेफरेंसेस दे देते थे, सर्विस थी हमारी रेफरेंस देने की इस प्रकार से। तो उन्हें क्वेरी डाली तो हमने ये ढूंढ के निकाला कि कफ ये कारण है और कोई भी रोग एक कार्य है, ऐसे कितने रिकॉर्ड्स। तो 1450 रिकॉर्ड्स ऐसे निकले कि जिसमें कफ ये एक कारण है और कोई रोग एक कार्य है। फिर उसमें और एक फिल्टर लगाया और कफ के जो गुरु शीत स्निग्ध वगैरह गुण हैं, उस प्रकार के गुण निर्देश वाले रिकॉर्ड कितने हैं, तो 450 रिकॉर्ड निकले। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहां कफ गुरु गुण से ये कार्य करता है, कफ शीत गुण से ये कार्य करता है, कफ स्निग्ध गुण से ये कार्य करता है, या गुरु शीत लेकर ये कार्य करता है वगैरह वगैरह। इस प्रकार से 450 रिकॉर्ड निकले। तो ये हमें भी मालूम नहीं है, कोश का इस प्रकार के अध्ययन के लिए उपयोग करना ये एक अहम चीज। अब हमारे पास प्रातिपदिक कोश भी होगा जो इससे काफी बेहतर, स्कंद कोश से भी काफी बेहतर। सॉफ्ट कॉपी में ये ढूंढना ज्यादा अच्छा है। अभी तो स्कंद कोश जो पब्लिश हुआ है वो प्रिंटेड वर्जन से, यहाँ कई जगह पे ढूंढना पड़ता है और काफी टेढ़ा काम हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रातिपदिक कोश को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं सर्चेबल डाटाबेस के जरिए, तो ये काफी चीजें सामने आ सकती हैं। और केवल दोष के बारे में और उनके गुणों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में देखेंगे तो भी काफी जानकारी मिल सकेगी जिसका व्यवहार में हम उपयोग कर सकेंगे। तो ये कंप्यूटर के जरिए ये काफी आसान है अभी, और क्वेरी जनरेट करना और उसके आधार पर उसकी चिकित्सा करना, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। नाही म्हणजे सर्वसामान्य माणूस जर व्हॅलिड ट्रीट करत असेल, पेशंट ट्रीट करत असेल, तर त्यांनी सुरुवातीला सर्वसाधारण बरं नाही वाटलं तरच त्या अमृतत्व वगैरे विचार करायचा। वातव्याधि है क्या, ये पहला सोचना है। वातव्याधि है तो अमृतवात है क्या, ऐसे कहें। अमृतवात है तो अमृत है तीसरा। पहला वातव्याधि होना जरूरी है, लेबल उसका। फिर बाद में अमृतवात है क्या, और फिर बाद में अमृत आवरण, इस प्रकार का है क्या, ये सोचना जरूरी पडेगा। एका केसमध्ये उरस्थानातील अवलंब कफ कमी झाला आहे असे समजून कफवृद्धिकर चिकित्सा केल्यावर उदाहरणाचे वाक्प्रवृत्ती हे कार्य सुधारलेले दिसले। इथे स्थानावर चिकित्सा केली समजायचे का, कारण चिकित्सा वात विरोधी आहे। प्रातिपदिक कोश हम लोगों को कब कर अवेलेबल कर हो सकता है। अभी तो काम चल रहा है, अभी नहीं बता सकते, लेकिन शायद एक 2-3 बरस में हो जाएगा ये, और एक एक करके उसके प्रोडक्ट्स निकलेंगे। तो ये काफी टेढ़ा काम है, काफी मुश्किल काम है, और चूंकि मुझे त्रिस्कंद कोश का अनुभव है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, नहीं तो ये मुश्किल है इस प्रकार से काम कर पाना। अब ये जो बात मयूरी ने बताई है हाँ, कि अवलंबक कफ को ये उसने ट्रीट किया, वो क्षीण है ऐसा मान के ट्रीट किया, और उसमें उदान वायु में सुधार इस प्रकार का आ गया। तो वाक प्रवृत्ति ये अच्छी तरीके से दिखा। तो इसके बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का है। लिंगं क्षीणे निलिंगस्य साधोपम भाषित हितम संज्ञा मोह तथा श्लेष्म बुद्धितामय संभव। वात क्षीण होने पर
कफ वृद्धात्मक इस प्रकार के दिखाई देते हैं। वैसे कफ क्षीण होने पर वात वृद्धि जैसे लक्षण दिख रहे हैं, ऐसा बताना मुश्किल है। और वहां सिर्फ कफ क्षीण है और वात वृद्ध नहीं है, वात सम है, ये भी स्थिति हो सकती है। वात वृद्ध है, ये भी स्थिति हो सकती है। और कफ को बढ़ावा देने पर प्रायो वृद्धि तर्पणा श्लेषमणानुगता, वृद्धि जो है वो तर्पण से होती है, उसमें कफ का अनुबंध होता है। संशयस्तद विपर्य वायुनानुगतो स्माच, और क्षय जो है वो उसका विपरीत है और उसमें वायु की बढ़ोतरी होती है। तो जब संतर्पण करेंगे तो वायु का श्रम हो जाएगा, और बढ़े हुए वायु के कारण से जो उदान का वाक्प्रवृत्ति ये जो कार्य नहीं दिख रहा था वो शायद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इस प्रकार की कोई चीज रहेगी। लेकिन हमारा निदान क्या है? कफ क्षीण और वातसम, कफ क्षीण वात वृद्ध दोनों अलग अलग इस प्रकार के रहेंगे। और संतर्पण या ब्रूहण करेंगे तो कफ की वृद्धि होगी, उसके साथ वात का भी शमन होगा। वात अगर बढ़ा नहीं है तो ये वात क्षय की एक अवस्था निर्माण होगी, ऐसा भी हो सकता है। इसके बारे में काफी सोचना थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का है। धातु क्षयात्मक वृद्धि असल्याने अवलंबक कफ वाढवून उदान सुधारला असावा। वातवृद्धि, धातु क्षयात्मक वातवृद्धि, ये पॉसिबल है। तो कफ को बढ़ावा देंगे तो आश्रयाश्रयी भाव होने के कारण कफ बढ़ाएंगे तो धातु भी बढ़ेंगे, इस प्रकार से है। और उससे कारण धातु क्षय के कारण जो वात प्रकोप हुआ था वो कम हो गया, ये भी पॉसिबल इस प्रकार का है। मैंने बताया था कि रक्त पदर था, हीमोग्लोबिन बहुत ही नीचे चला गया और खून बढ़ने पर रक्त प्रदर भी शांत हो गया। तो मुझे आशंका थी कि एक बार खून बढ़ने पर ये फिर से ब्लीडिंग ज्यादा शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ब्लीडिंग रुक गया और फिर मेनोपॉज हो गया, तो फिर आगे मुसीबत नहीं आई इस प्रकार से। तो धातु क्षयजन्य वात प्रकोप और उसकी आपूर्ति या ये क्षय जिस धातु वृद्धि से कम हो गया और धातु की वृद्धि होने से वात का शमन हो गया, इस प्रकार का भी दिखता है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हमने कॉलेज में क्या पढ़ा, क्या सीखा, ये बड़ा सवाल है। इतनी बरस हमने कॉलेज में निभाए, चाहे बीएमएस के स्तर पर, एमडी के स्तर पर या पीएचडी के स्तर पर। पीएचडी में कॉलेज में नहीं जाना होता है, फिर भी हम अध्ययन करते रहते हैं, ऐसा है। और बेसिक भी बातें हमें कुछ पता नहीं है और नहीं किसी वैद्य का इसके बारे में जिक्र है। अभी जो भी वैद्य आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ज्यादातर जुड़े हैं कि किसी न किसी तरीके से चिकित्सा में यश प्राप्त हो। फंडामेंटल्स में जाने के लिए, बेसिक्स में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब जब तक फंडामेंटल्स में नहीं जाएंगे तब तक पूरी तरीके से शास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ये सबसे अहम चीज है। तो मैं मानता हूं कि इसमें ज्यादा बहस होनी चाहिए। अंशांश विकल्पना समझना ये एक बहुत अहम चीज है। संप्राप्ति के बारे में जब हम बोलेंगे तो शायद इसके बारे में थोड़ा बहस करेंगे, ये समझने में काफी मुश्किल इस प्रकार की है। लेकिन एक एक दोष को लेकर, एक एक धातु को लेकर
कितनी तरीके से उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये सोचना एक अहम चीज इस प्रकार की रहे। और अभी कोश जैसे, हाँ, हमारे हाथ में टूल्स है, प्रातिपदिक कोश हो या तो स्कंद कोश, इस प्रकार का हो। अतिप्रवृत्त छर्दीमध्ये पण संतर्पणात्मक उपचार के आलेले आहेत. अतिप्रवृत्त प्रतिशयात पण ये है प्रतिशय के बारे में व्यवहार सद्य प्रतिशय निदान मुक्तम, ये काफी अलग ही है कि प्रतिशय का व्यवहार ये सद्य प्रतिशय निदान इस प्रकार का बताया गया। तो ये पता ही नहीं चलता कि किस धातु का कहाँ पे कैसे संबंध है। और मैंने जैसे बताने की कोशिश की थी, शारीरादि भाव जो है सभी, उनका हेतु, लक्षण और औषध, इन तीनों तरीके से उसके बारे में सोचेंगे। वैसे अब स्कंद कोश में इसके सभी के परिशिष्ट है, लक्ष्य संबद्ध, शारीर भाव, लक्षण संबद्ध, शारीर भाव, हेतु संबद्ध, कार्य संबद्ध वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब इन सभी भावों को एक भाव शारीर भाव ले लेंगे और हेतु संबद्ध कौन से है, कार्य संबद्ध कौन से है, इस प्रकार से देखने की कोशिश करें एक ही शारीर भाव को, तो काफी चीजें सामने आएगी। अभी प्रातिपदिक कोश में ये ज्यादा आसान है क्योंकि एक ही डाटाबेस है, अलग अलग डाटाबेस नहीं है, तो ये एक थोड़ी उसमें सुविधा है। ये पुराने जमाने में वो अलग अलग वर्क एरियाज करनी पड़ती थी, सिलेक्ट ए, सिलेक्ट दिस फाइल, सिलेक्ट बी, सिलेक्ट दिस फाइल, सिलेक्ट सी, सिलेक्ट दिस फाइल, इस प्रकार से। और जो ए फाइल में काम करना है तो सिलेक्ट ए, ये बीच में डालना पड़ता है, तो वो फाइल ओपन कर देता है। तीनों फाइल ओपन रहते हैं, लेकिन उस कार्य फाइल में कार्य आरंभ होता है इस प्रकार से। अभी एक ही फाइल होने के कारण ये तीन जगह तीन फाइल्स ओपन करना वगैरह ये कुछ करना नहीं पड़ता इस प्रकार से। तो मैं समझता हूँ आयुर्वेद को कैसे समझना है, इसी के बारे में बहस ज्यादा होनी चाहिए। और खास करके अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग जो अध्यापक है, जो हम गुरुकुल में इस प्रकार का कार्य चला रहे थे, कि मूल ग्रंथों का वाचन करो, वाच्यार्थ ध्यान में लेना, ज्यादा से ज्यादा उसके संबंध में कुछ केसेस के बारे में बताना, ये अभी हो रहा है, ये भी नहीं होता था, तो ये कम से कम हो रहा है। लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी वास्तव, ये सभी संदर्भों का चयन करके एक एक चीज के बारे में जानकारी होना ये बहुत जरूरी है। मैंने एक आर्टिकल ऐसे ही एक एक्चुअली वेबसाइट, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, त्रिस्कंध अप्रोच और संहिता का अप्रोच, इसके बारे में, अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेद। और मैं बेंगलोर में था, और ये AIM का जर्नल, AIM नया शुरू होने वाला था, पहला उसका इशू निकलने वाला था, उसका जो संपादक, वो मुझे मिलने के अलावा ब्रिटिश आदमी है। हाँ, तो संयोग से उसने वो देखा, अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेद, तो उसने बोला कि मैं एक बार देख लेता हूँ ये presentation। तो मैंने कहा जरूर देखिए इस प्रकार। तो फिर वो देखने के बाद वो बढ़िया है, तुम इसके ऊपर आर्टिकल लिखो, मैं पब्लिश करूंगा। तो इसके जिक्र पर मैंने आर्टिकल लिखा और वो पब्लिश भी हुआ। आश्चर्य की बात है, उस आर्टिकल पर मुझे भारत में से किसी का ईमेल नहीं आया, लेकिन एक जर्मनी से ईमेल आया और अमेरिका से एक ईमेल आया, और उनको लगा कि ये मेरे थीसिस का एक पार्ट है तो पूरा थीसिस पब्लिश कर सकते हैं वगैरह बारे में। लेकिन ये जो बात मैंने वहां पे लिखी थी, वो फोकस्ड अप्रोच और होलिस्टिक अप्रोच, इसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की थी कि हाँ, ग्रंथ का जो अप्रोच है वो होलिस्टिक अप्रोच है,
सभी भावों के बारे में सभी तरीके से जानकारी देना ये ग्रंथ का काम है। और त्रिस्कंद कोश का, प्रातिपदिक कोश का अप्रोच फोकस्ड अप्रोच। जैसे हमें अग्नि के बारे में जानना है तो सूत्र स्थान में रेफरेंस आएंगे, शारीर स्थान में रेफरेंस आएंगे, निदान में आएंगे, चिकित्सा में आएंगे। एक मंदाग्नि को भी लेकर बात करेंगे तो भी सभी बिखरे हुए रेफरेंसेस इस प्रकार के। तो सूत्र स्थान में कफ से अग्निमंद होता है, शारीर स्थान में मंदाग्नि का लक्षण बताएंगे, निदान में मंदाग्नि के जरिए कौन से विकार होते हैं इसके बारे में बताएंगे, और चिकित्सा में उसकी चिकित्सा कैसी करनी है इसके बारे में बताएंगे। तो एक अग्नि की कंसेप्ट समझने के लिए ये सभी रेफरेंसेस इकट्ठा हो जाते हैं त्रिस्कंद कोश या प्रातिपदिक कोश। तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी समझनी है तो उसके सभी संदर्भ इकट्ठा करना ये कोश का काम, बढ़िया काम इस प्रकार का। तो उसके लिए कोश का प्रयोग करो। अगर आप आयुर्वेद को ही भली भांति जानना चाहते हो, पूरे तरीके से जानना चाहते हो, सर्वांगीण दृष्टिकोण से जानना चाहते हो तो मूल ग्रंथ ही पढ़ते हो। तो मैंने उसमें जिक्र किया था कि दोनों की विशेषता है, दोनों की अलगता है, लेकिन दोनों साथ में हो तो ज्यादा बढ़िया। मूल संहिताओं को पढ़ते पढ़ते हम किसी विशिष्ट एक चीज को समझने की कोशिश त्रिस्कंद कोश के सहारे या प्रातिपदिक कोश के सहारे कर सकते हैं, तो हाँ वो बेहतर होगा इस प्रकार से। और ये मुख्य मुद्दा था उस प्रेजेंटेशन में, और उसी के आधार पर वो आर्टिकल बना। तो अप्रोच क्या होना है ये एक अहम चीज है। अभी जो एमडी पीएचडी के थीसिस होते हैं वो फोकस्ड अप्रोच है, किसी एक चीज का भी बहुत छोटा हिस्सा लेकर उसके ऊपर थीसिस किया जाता है। अब कितनी प्रामाणिकता से काम होता है ये अलग चीज है, लेकिन अगर प्रामाणिक काम है तो भी ये इतना छोटा हिस्सा है समझने का कि उसके आधार पर उस एंटिटी को पूरी तरीके से समझना मुश्किल इस प्रकार का। अभी इस प्रकार से शारीरादि भावों को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे तो एक अलग चीज होगी, अग्नि को समझने की कोशिश करेंगे तो एक अलग चीज इस प्रकार की होगी। तो मेरा मंतव्य है कि कंप्यूटर के जरिए ये सभी संदर्भ इकट्ठा हो जाते हैं तो उनके बारे में सोचना थोड़ा आसान इस प्रकार का हो जाता है। अगर केवल ग्रंथों के आधार पर सोचने की कोशिश करेंगे तो कुछ संदर्भ मिस आउट हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, और फिर समूचा ज्ञान होना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। वाप्रवृत्तीच्या केस मध्ये आवरणाचा विचार असू शकतो का? मुझे नहीं लगता है आवरण का विचार है। कफ क्षय ये अगर हमारा निदान है तो आवरण का संबंध नहीं रहेगा इसमें। फिर भी इंटरप्रिटेशन करना केस के बारे में ये भी हमारे हिसाब में काफी मुश्किल बात है। एक ही मरीज विभिन्न वैद्य ट्रीट कर रहे हैं, विभिन्न तरीके से सोचते हैं, विभिन्न तरीके से यश प्राप्ति फिर भी होती रहती है। ये आयुर्वेद की खासियत है। एलोपैथी में एक फोकस अप्रोच है, एक फोकस डायग्नोसिस है, एक फोकस चिकित्सा है, उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। बस ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं कुछ होगा। त्रिलोक ने एक बार बात कही थी कि एक मरीज ने उनको कहा कि आप कहीं भी ऐसा नहीं कहते हैं कि बस अब मेरा विचार खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता इस प्रकार से। अब ठीक है दूसरे तरीके से कुछ विचार करेंगे, ये सोचेंगे वो सोचेंगे, ऐसा करते ही रहते हैं। तो इतना पोटेंशियल शास्त्र में है, ये पोटेंशियल एलोपैथी में नहीं है, फोकस्ड अप्रोच के जरिए नहीं है, सर्वांगीण दृष्टिकोण में ही ये हो सकता है। और कोश के जरिए फोकस अप्रोच भी हो सकता है, तो दोनों का मिलाप होने के बाद काफी परिस्थिति अच्छी हो जाती है। ये भली भांति हम उसको समझ पाएंगे।
ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन् परिन्तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।